हेलो बच्चों, हमने पढ़ा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल फेल क्यों हो गया था? क्योंकि वो मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी? मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी? मैक्सवेल बोलता है कि भाई कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर या एंगुलर मोशन करता है तो या तो वो एनर्जी ग्रहण करता है या एनर्जी उत्सर्जित करता है, जिससे एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन चलते हुए उत्सर्जित करेगा तो आके केंद्रक के अंदर मिल जाएगा और उसका अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व नहीं होगा। तो रदरफोर्ड इसको समझा नहीं पाया था, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। क्योंकि ये जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो या तो वो एनर्जी उत्सर्जित करता है, एनर्जी उत्सर्जित करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा तो वो आके केंद्रक से मिल जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे नील बोर। इसको बोलते हैं बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी या एटॉमिक मॉडल बोल दो या एटॉमिक थ्योरी बोल दो, एक ही बात है। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर एटॉमिक थ्योरी। ये आपके 12th के फिजिक्स में भी आई हुई है और केमिस्ट्री में भी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। बोर ने क्या किया? सबसे पहले बोला बोर ने कि हर एक परमाणु के अंदर केंद्रक होता है, जिसको नाभिक बोलते हैं, नाभिक। ये तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने कर दी थी, नाभिक की खोज, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परमाणु के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन चार्ज उपस्थित होता है, तो ये तो रदरफोर्ड ने बोला था। सेकंड पॉइंट इसने बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि नील बोर्स ने इसमें अमेंडमेंट किया। इसने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो एक निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा स्तर में। नील बोर ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या वाले और निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में ही चक्कर लगाते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला था। रदरफोर्ड ने सिर्फ ये बोला था कि भाई चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्होंने पथ नहीं बताया था। तो इन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या था? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर एक निश्चित त्रिज्या व निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या दिया? थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया कि ये जो कक्षा या कक्ष है, ऊर्जा स्तर जो है, वो इसके कोणीय संवेग के h/2π के बराबर या सरल गुणांक होते हैं, या सरल गुणांक होंगे। मतलब जो कक्ष होंगे या कक्षा होगी, कक्षा या कक्ष होंगे, ये कोई हर जगह नहीं होंगे, इसका एक निश्चित ऊर्जा स्तर होगा। तो ये जो कोणीय संवेग है या तो h/2π के बराबर होगा या h/2 के सरल गुणांक मैं इस यहां n लिख लेता हूं, तो यहां n इंटू h/2π होगा। यहाँ n का मान 1, 2 या 3, 4 सरल गुणांक होगा।
ये 1.2 या 1.4 1.5 ऐसा नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा। तो इनको ऊर्जा स्तर बोलेंगे। तो बोर्ड ने क्या बोला, जो कक्षाएं होगी या ऊर्जा स्तर होंगे वो NH/2 एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग, हिंदी में अपन कोणीय संवेग बोल लेते हैं। कक्षा वहीं पॉसिबल है जहां कोणीय संवेग h/2 के गुणांक में या बराबर होगा। h/2 के गुणांक में, यहां गुणांक में मैंने n लिख दिया n, तो n इक्वल टू होगा 1 2 3 4, मतलब सरल गुणक होगा, 1.2 या 2.2 ऐसा नहीं होगा। तो इनको जो n बराबर 1 2 3 ऊर्जा स्तर है, इन्होंने बोला 1 को बोला k, 2 को बोला L M N O, ये कक्षाएं हैं जो एटम के अंदर 1 2 3 4 ऊर्जा स्तर होंगे। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनको K L M N O ये नाम दिया बोर्ड ने, n बराबर 1 2 3। अब अपन देख लेते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और इसका फॉर्मूला डेरिवेटिव कैसे हुआ वो देख लेते हैं। कोई भी पार्टिकल, सपोज कीजिए ये अपने पास पार्टिकल था, इसका द्रव्यमान m था, ये इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, तो इसका वेग था वो v था, वेग क्या था v था, और इसका रेडियस जो है वो r थी। तो एंगुलर मोमेंटम को मैं L लिख लेता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम होगा इसका रेडिएशन इनटू मोमेंटम या P लिख लिया। तो L इक्वल्स टू R वेक्टर इनटू मोमेंटम को क्या बोलते हैं, मोमेंटम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी या वेग, तो mv, R इंटू एम वी। तो L इक्वल टू हो गया, जब दो वेक्टर का गुणा करते हैं तो क्या आता है साइन थीटा, ये क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा आ जाएगा। तो R एम वी साइन थीटा, R एम वी साइन थीटा। अब मैं इस वेलोसिटी और इस रेडियस के बीच में कोण निकालूं तो ये कोण आएगा 90 डिग्री, यहां पर भी आएगा, जैसे ये आएगा तो इसका वेग रहेगा ये होगा 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान होता है 1। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आर एम वी। कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, आर एम वी। तो यहां मैं कोणीय संवेग का मान लिख देता हूं, आर एम वी इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। मतलब जिस कक्षा का कोणीय संवेग एन एच या 2 पाई के बराबर या इसके पूर्ण गुणज होगा वही कक्षा संभव है, ये नील्स बोर ने बोला था। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको अपन साइड में लिख लेते हैं, आगे कैलकुलेशन में काम आएगी। आर एम वी इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 1 होगी। और स्टेटमेंट नंबर 3 था, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोलता है कि कोणीय मतलब वही कक्षा संभव है जिसमें कोणीय संवेग का मान h/2 पाई हो या h/2 पाई के पूर्ण गुणज हो। नील बोर ने चौथी बात ये बताई, जब इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में गति करता है तो इस पर लगने वाला अपकेंद्री बल व अभिकेंद्री बल
अभिकेंद्री बल बराबर होता है। अब सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, केंद्रक है, इसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अंदर अभिकेंद्री बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होगा इनके बीच में, वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो होगा अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल, तो अभिकेंद्री बल दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। दो चार्ज लिए मैंने Q1 Q2 और इसके बीच में डिस्टेंस है R, डिस्टेंस है R। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला क्या होगा, फोर्स, तो इस पे लगने वाला फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपने पास Q1 अपन मान लेते हैं प्रोटॉन है अपने पास, और Q2 है जो इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे चार्ज क्या हो गया, Q1 का चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लेते हैं अपन E। अब प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा, कितने नंबर है। चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा लेकिन नंबर कितने हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिपेंड करेगा परमाणु क्रमांक पे, परमाणु क्रमांक। जैसे किसी भी, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगी, हीलियम का 2 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 2 होगी। तो परमाणु क्रमांक को अपन बोलते हैं Z। तो Z इंटू आवेश कर देंगे, Z इंटू आवेश, इसके पूरे E है तो ZE, ये हो गया अपने पास प्रोटॉन का आवेश और ये हो गया R स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये हो गया अपने पास अभी केंद्रीय बल का। अब अपकेंद्रीय बल कौन सा लग रहा है इसके ऊपर, अपकेंद्रीय बल इस पर लग रहा है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभिकेंद्रीय बल, ये केंद्र की ओर लग रहा है। बाहर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, बाहर की तरफ जो इसके ऊपर मास और इसकी वेलोसिटी। सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन का मास m है और वेलोसिटी v है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स होगा mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। ये फोर्स लगेगा जो इसको गति प्रदान करता है। तो अपने को ये क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट बोर का, mv स्क्वायर अपॉन r बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ये हमारी आगे इक्वेशन नंबर 2, इसको भी साइड में लिख लेते हैं, ये अपन को आगे काम आएगी कैलकुलेशन में। सेकंड इक्वेशन अपनी क्या होगी, mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड होगी, सेकंड आगे। अपन ने जो न्यूक्लियस का चार्ज निकाला वो प्रोटॉन का ZE को बोलते हैं न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज या नाभिक चार्ज, ZE को। अब नील बोल्स ने पांचवा पॉइंट क्या दिया, पांचवा पॉइंट दिया इन्होंने पांचवा पॉइंट दिया कि जो कक्षा होती है या कक्ष जिसपे इलेक्ट्रॉन गति करते वर्ताकार पथ, कक्षा की ऊर्जा
ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, स्थायी रहती है। मतलब जो कक्षा है, कक्षा की ऊर्जा फिक्स रहेगी। जैसे मेरे पास कक्षा है जे के एल एम एन, तो इस कक्षा की ऊर्जा फिक्स रहेगी। के की ऊर्जा फिक्स है, एल की ऊर्जा फिक्स है, एम की ऊर्जा फिक्स है, एन की ऊर्जा फिक्स है। ऊर्जा इसके स्थायी रहेगी, परिवर्तित नहीं होगी। यदि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा है तो वो ऊर्जा यदि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। वो हेडेक इलेक्ट्रॉन की है, कक्षाओं की नहीं है। सपोज कीजिए अपन ने अपने क्लासरूम में एक व्यवस्था बना दी, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। ये क्लास है, क्लास के अंदर एक ये बेंच लगी हुई है, इसके 10 मीटर दूरी पे ये दूसरी बेंच लगी हुई है, इसकी 20 मीटर दूरी पे ये तीसरी बेंच लगी हुई है। अब अपने कक्षा में व्यवस्था कर दी कि भाई 90 नंबर वाला बच्चे यहां बैठेंगे आगे, 80 वाले यहां बैठेंगे, 70 वाले यहां बैठेंगे, ठीक है। अब इनको अपन कक्षा बोल देते हैं, एटम की कक्षा बोल देते हैं के एल एम। अब बच्चे जो हैं, बच्चों को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अपन। अब यदि किसी बच्चे को यहां पे आना है तो उसको 90 नंबर लागने होंगे, और यदि यहां से यहां आना है तो कम नंबर कम करेंगे तो यहां आ जाएगा अपने आप। तो ऊर्जा का स्तर जो है वो फिक्स रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऊर्जा चेंज करेगा, या तो ऊर्जा वो ग्रहण करेगा या वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। एक से दूसरी कक्षा में जाने के लिए कक्षा की ऊर्जा जो है वो फिक्स रहेगी हमेशा। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। जैसे ये ऊर्जा स्तर है, अलग अलग ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी, उच्च से निम्न में आने के लिए ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी। ये आ गया नील बोर का 5वां पॉइंट, नील बोर्स के एटॉमिक थ्योरी का। लिख लें एक बार, कक्षा की ऊर्जा हमेशा स्थिर रहेगी। यदि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में जाएगा, कक्षा में जाएगा, तो या तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा या अवशोषित करेगा। तो बोर ने क्या बोला, अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है। सपोज कीजिए डेल्टा ई अंतर वाली दो ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते समय ऊर्जा ग्रहण या उत्सर्जित करेगा तो उसका मान होगा डेल्टा ई बराबर E1 माइनस E2। E1 हो गया निम्न ऊर्जा स्तर का, निम्न कक्षा की ऊर्जा, ये हो गई उच्च कक्षा की ऊर्जा, उच्च कक्षा की ऊर्जा। तो ये हो गया डेल्टा ई। अब अपन इन फॉर्मूलों से कैलकुलेट करेंगे बोर कक्ष की त्रिज्या, कक्ष की त्रिज्या, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ऊर्जा, अलग अलग कक्षों में ऊर्जा, बोर कक्ष की ऊर्जा, बोर कक्ष की ऊर्जा। ये अपन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करेंगे, तो बने रहे अपने साथ और कमेंट जरूर करें आपको क्या पढ़ना है, या कोई भी आपको समस्या आती है या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। और अगली क्लास के अंदर अपन ये सारे कैलकुलेशन करेंगे, इन दोनों
समीकरण का उपयोग करते हुए। तो ये दोनों समीकरण लिख के रखें, अगली बार कक्षा में ये काम लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।